Hello, my dear students. Welcome back on our YouTube channel. My name is Yogesh Kochar. तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? I hope and wish that you all are fine. And now we are ready with our new video lecture from our book Flamingo. And this is our 7th lesson. Alright? And the title is The Interview, which is authored by Christopher Sylvester. Fine? ये उनकी फोटोग्राफ है बच्चों. ठीक है? द इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी किसी का साक्षात्कार करना, इंटरव्यू लेना. कई सारे जर्नलिस्ट लेते हैं सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू, या जॉब के लिए जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है वो लेता है इंटरव्यू. राइट? कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू भी होता है, कई सारी जॉब्स के लिए. फाइन? तो भैया इंटरव्यू का सामना सबको करना पड़ता है अपनी लाइफ में, यही इस लेसन में बताया गया. उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस से ज़्यादा नेगेटिव बातें बताई गई हैं इंटरव्यू की. फाइन? तो जानते हैं पहले क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा. 1959 इनका जन्म हुआ था. ये स्टूडेंट थे हिस्ट्री के. कहाँ पर? एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज में. ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years. ये एक मैगजीन है, दिस इज प्राइवेट आई. उसके लिए इन्होंने 10 साल तक काम किया एज ए रिपोर्टर. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फीचर्स लिखे. किसमें? वैनिटी फेयर. दिस इज ऑल्सो अ मैगजीन. राइट? ठीक है, फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड मैगजीन है ये. फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक एक्सर्प्ट है, एक पीस है, एक टुकड़ा है. अ ब्रीफ पार्ट है किससे? टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे. यानी ये जो किताब इन्होंने लिखी है जिसका नाम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है, ये वो बुक है. आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ है. और जानते हैं इसके अंदर वर्ल्ड के बहुत ही जो ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं उनके इंटरव्यू लिए गए हैं. इनमें हमारे महात्मा गांधी जी का भी इंटरव्यू है, हिटलर का इंटरव्यू है, थियोडर रूजवेल्ट का इंटरव्यू है. इसके अलावा बेनितो मुसोलिनी, उनका इंटरव्यू है. बहुत सारे जाने माने लोगों का इंटरव्यू इसमें है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लेसन आपको एज अ लेसन नहीं पढ़ना, बल्कि आपको ये पढ़ना है कि आपके सामने दो क्वेश्चन है और उनके आंसर्स आपको रीड करने हैं, समझने हैं. ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं. ठीक है? लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं. मैं आपको ये लेसन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बस अपने माइंड में क्वेश्चंस रखिए जो मैं बता रहा हूं, और उसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में मैं आपको कराऊंगा ताकि आपके शॉर्ट भी सारे कवर हो जाए. ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा बच्चों. पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स हेट. एक वर्ड आता है डिस्पाइस, मतलब नफरत करना, जो इसमें लेसन में आएगा. टू बी इंटरव्यूड, यानी ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंटरव्यू देने से नफरत क्यों करते हैं, उन्हें घृणा क्यों है इससे. ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन है बच्चों. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर इसके अंदर जो है ना नफरत वाले पॉइंट बताए गए हैं. ठीक है? दूसरा है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑन द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू को लेकर के कुछ सकारात्मक पॉइंट्स क्या हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यानी बिंदु क्या हैं. तो ये दो क्वेश्चन है. हालांकि सकारात्मक के बारे में, पॉजिटिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. 3-4 लाइनों में आपको मिल जाएगा ये आंसर. जहां जहां एक या दो पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है? कुछ तो आप इंट्रो में पढ़ लेंगे और कुछ लास्ट में अवेलेबल होंगे. बाकी पूरे लेसन में नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं. ठीक है? सभी नफरत करने वाले पॉइंट्स हैं. अलग अलग राइटर्स के दृष्टिकोण यहाँ पे दिए गए हैं. बच्चों, राइटर्स के नाम आपने याद रखने हैं और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इंटरव्यूज को लेकर के, उनके क्या नजरिया है, क्या उनका इरादा है, उसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि वही सब आपका आंसर होने वाला है. हालांकि मैं आपको सब चीजें बड़े आराम से और बड़े ही ध्यान से पढ़ाऊंगा. बस आप कंसंट्रेट कीजिए. यहाँ पे नोटबुक है तो बहुत अच्छी बात है, रख लीजिए, कुछ वोकैब्स आपके काम आ जाएंगे. तो शुरू करते हैं बच्चों. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि इंटरव्यू की इन्वेंशन को 130 वर्षों से भी थोड़ा अधिक का समय हो गया है जब से इसका इन्वेंशन हुआ. इन्वेंशन का मतलब खोज हुई. ठीक है? द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. अगर आज हम जर्नलिज्म की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, तो इंटरव्यू एक बहुत ही आम बात बन चुका है. इट हैज बिकम एन ऑर्डिनरी थिंग. कॉमन प्लेस मतलब ऑर्डिनरी, यूजुअल, यानी बहुत ही साधारण सी बात हो चुकी है कि एक रिपोर्टर या जर्नलिस्ट इजीली जाकर के किसी भी व्यक्ति से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करता है, उसका इंटरव्यू करके, उसका साक्षात्कार करके. ठीक है? टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, वो कहता है आज लगभग सभी व्यक्ति
हर वह व्यक्ति जो लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। भाई उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक इंटरव्यू अवश्य ही पढ़ा होगा, ठीक है। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. वो कहता है कि अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे सेवरल मतलब बहुत सारे, थाउजेंड मतलब हजारों सेलिब्रिटीज हैं जिनका पिछले वर्षों में ओवर द इयर्स क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में उनका इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कईयों का तो बार बार लिया गया है इंटरव्यू। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। तो वो कहता है कि इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा किस बात में, कि जो इंटरव्यूज को लेकर के लोगों की राय है, लोगों के ओपिनियंस हैं, उनके मत हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, वो क्या होंगे, अलग होंगे। कैसे? इंटरव्यू के फंक्शंस को लेकर के, उनके मेथड्स यानी तरीकों को लेकर के, और मेरिट्स मतलब उनके गुणों को यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर के। ये सभी व्यक्तियों के लोग, सभी जो सेलिब्रिटीज है जिनका इंटरव्यू लिया गया है, या जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू केवल पढ़ा है, सभी के दृष्टिकोण क्या करेंगे, वैरी करेंगे, मतलब बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। कंसिडरेबली मतलब होता है ग्रेटली या बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस पैराग्राफ का? इसका ये मतलब हुआ कि जब से इंटरव्यू की खोज हुई है तब से जो जर्नलिज्म है उसके अंदर इंटरव्यू एक बहुत ही कॉमन प्लेस प्राप्त कर चुका है, एक बहुत ही आम बात हो चुका है इंटरव्यू लेना। और आज हर कोई व्यक्ति, जिसने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने अवश्य अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू पढ़ा होगा। और एक अन्य दृष्टिकोण ऐसा भी है कि हजारों जिन सेलिब्रिटीज का जो इंटरव्यू है वो कई बार लिया गया, कईयों का रिपीटेडली लिया गया, तो उन सबके दृष्टिकोण जो है इंटरव्यू को लेकर के, उसके फंक्शंस को लेकर के, उसके मेथड्स को लेकर के और उसके मेरिट्स को लेकर के वो वैरी करते हैं, चेंज होते हैं, अलग अलग है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। वो कहता है कि कुछ लोग इसके बारे में एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करेंगे, बहुत ही एक्सेसिव मतलब बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे, क्या कि ये अपने आप में एक हाईएस्ट फॉर्म है, क्या करने के लिए, एक सोर्स ऑफ ट्रुथ यानी किसी व्यक्ति से सच निकलवाने के लिए इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पद्धति, एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो इंटरव्यू अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। अब बच्चों शुरू होते हैं नेगेटिव पॉइंट। अभी तक आपने कुछ पॉजिटिव बातें पढ़ी, ठीक है। अब आप जो भी पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां तक का जो पार्ट हमने पढ़ा ये तो हो गया आपका, यू कैन ऐड इन एज अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव वंस, यहां से शुरू हो रहे हैं और ऑलमोस्ट अगला पूरा पैराग्राफ भी नेगेटिव पॉइंट्स पर ही, नेगेटिव जो दृष्टिकोण है अलग अलग राइटर्स का उस पर आधारित है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहां से अलग अलग राइटर्स के नाम शुरू होने वाले हैं, सबकी फोटोग्राफ भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप नाम से नहीं पहचान रहे हैं तो फोटो से पहचानिए, जैसे भी ये याद तो रखना पड़ेगा ही। चलिए, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स। अब भाई जो इंटरव्यू पढ़ता है ना, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको तो पढ़ना है और वो जिस भी सेलिब्रिटी को फॉलो करता है या लाइक करता है उसके बारे में वो बातें जान जाएगा, ठीक है। या जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी जॉब है, उसका काम है, उसके लिए अगर वो प्रैक्टिस करे तो ये एक आर्ट है, एक कला है। लेकिन अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज, खास तौर पे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जाने माने लोग होते हैं, प्रोमिनेंट, जैसे हमारे फिल्म स्टार्स हो गए, ऑथर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, दे ऑल आर सेलिब्रिटीज, ठीक है, हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। वो अपने आप को इस डिवाइस का, इंटरव्यू का क्या मानते हैं, विक्टिम मानते हैं, मतलब शिकार मानते हैं, ठीक है। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा नफरत करते हो, किससे, इंटरव्यू से। डिस्पाइज मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में, ये वाला वर्ड आ जाता है, ठीक है, हेट द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ। वो ये मानते हैं कि इंटरव्यू उनकी लाइफ में, उनके जीवन में एक अनवारंटेड इंट्रूजन है। अनवारंटेड मतलब होता है बेसलेस, अनरीजनेबल यानी जिसका कोई बेस नहीं है, व्यर्थ का। इंट्रूजन मतलब होता है फोर्स एंट्री, यानी जबरदस्ती उनकी लाइफ में घुसाना। मतलब ये हुआ कि यदि ये अपने जीवन के बारे में कुछ बातें डिस्कस नहीं भी करना चाहते, अपनी लाइफ के बारे में, और दे वांट टू कीप देयर प्राइवेट स्पेस, वो जो नहीं चाहते वो पब्लिक आए, पर वो ये मानते हैं कि जो इंटरव्यूवर्स होता है या जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो जबरदस्ती इनके पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो इनका इंटरव्यू कर सके और इनके बारे में जानकारी एकत्रित करके अपने रीडर्स तक पहुंचा सके।
अपने ऑडियंस तक पहुंचा सके। पर वो ये मानते हैं कि इस प्रकार यह उनकी जिंदगी में एक बेसलेस फोर्स एंट्री है, यानी व्यर्थ ही उनकी लाइफ में इंटरव्यूअर या कह सकते हो रिपोर्टर घुस आता है और उनकी जिंदगी से जो उनके सीक्रेट्स हैं उनको निकलवाने का प्रयत्न करता है इंटरव्यू के माध्यम से। समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड, ठीक है। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और वो ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश करता है। डिमिनिश मतलब होता है रिड्यूस करना, और कॉस्ट टू बी लेस। अब भाई इंटरव्यू रिड्यूस कैसे करता है, कम कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर किसी की अपना एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्राइवेट स्पेस होता है। सभी लोग चाहते हैं कि एक हद तक वो अपनी जो बातें हैं, अपनी लाइफ है, वो डिस्कस करें अपने फैंस के साथ, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि अपने कुछ सीक्रेट्स हैं जो केवल वो अपने बहुत ही पर्सनल लोगों के साथ या बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, या वो किसी के साथ भी नहीं करते, केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इन दैट केस जब एक इंटरव्यूअर आता है, और वो अब तो लाइव इंटरव्यूज होते हैं, जब वो उनका इंटरव्यू लेता है तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि इंस्टेंटली वो जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यूई, उससे जबरदस्ती वो बातें निकलवा लेता है। तो इसलिए राइटर्स का मानना है, कई सेलिब्रिटीज का मानना है कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश करता है, रिड्यूस करता है, यानी उनके वो राज वो जो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते वो भी बाहर आ जाते। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. अब यहां ध्यान से समझिए बच्चों, यहां अंडरलाइन भी है क्योंकि इस प्रिमिटिव कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, और इसमें वो कैसे इस कल्चर से किसको कंपेयर कर रहा है या किसको रिलेट कर रहा है, इंटरव्यू को, समझिएगा। वो कहता है कि प्राचीन कल्चर्स में, प्रिमिटिव कल्चर्स के अंदर ये माना जाता है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले ले, पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग, ठीक है, कोई फोटोग्राफ पोर्ट्रेट ले ले, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट किसी व्यक्ति की, तो इसका मतलब पता है क्या माना जाता है, कि उसने उस व्यक्ति की क्या चुरा ली है, स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल, उस व्यक्ति की आत्मा को चोरी कर लिया है, ठीक है। क्या समझे? मतलब वो ये कहना चाहता है कि ठीक उसी प्रकार एक इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेता है और वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अचानक आप ना चाहते हुए भी उनके आंसर दे देते हैं, तो इंटरव्यू के माध्यम से वो आपकी जो सोल है वो उसको चोरी कर रहा है, यानी आपके इनर मोस्ट सीक्रेट्स को जो इन डेप्थ है उनको बाहर निकाल लिया है उसने, उसको पब्लिक कर दिया है, ठीक है, सार्वजनिक कर दिया है। तो ऐसा मानना था, ठीक है, कई सेलिब्रिटीज का। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वीएस नायपॉल, ये इनकी फोटोग्राफ है। ही इज नोन एज कॉस्मोपॉलिटन राइटर, यानी कॉस्मोपॉलिटन राइटर कहा जाता है, मतलब ग्लोबल राइटर कहा जाता है, और इन्होंने बुक्स लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क किया है। इसके अलावा इन्होंने नोबेल प्राइज मिला है इनको लिटरेचर में 2001 में, ठीक है। अब ये कौन है ये इतना जरूरी नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, ये जरूरी है हमारे आंसर के लिए, ठीक है। वी एस नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से वुंडेड हो जाते हैं। वुंडेड का मतलब होता है बच्चों जख्मी, घायल हो जाते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपना एक हिस्सा खो देते हैं, अपना एक पार्ट खो देते हैं। जैसे जख्मी व्यक्ति अपने बॉडी का कोई पार्ट खो देता है। अब ऊपर हमने पढ़ा आत्मा, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम पार्ट, यानी व्यक्ति अपने लाइफ का कोई पार्ट खो देता है, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण जो सीक्रेट्स होते हैं उनका एक पार्ट वो खो देता है। इससे इंसान वुंडेड हो जाता है, जख्मी हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है जो रिपोर्टर है वो तो एक क्या लेके बैठा हुआ है, गन लेके बैठा हुआ है, और वो शूट किए जा रहा है, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा है, उससे घायल हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है मेरे माइंड में। लेविस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. लेविस कैरल, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है बच्चों के लिए, बड़ी फेमस बुक है ये, और इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है, ये, ठीक है। और ये लेविस कैरल है। ये कहते हैं कि मुझे तो इंटरव्यूअर से या इंटरव्यू देने से बहुत भय हो गया था, मतलब हॉरर हो गया था, मैं बहुत डरने लगा था, मेरे मन में एक हॉरर सा बैठ गया था, और मैंने कभी भी कंसेंट मतलब होता है स्वीकृति नहीं दी कि कोई मेरा इंटरव्यू करे, टू बी इंटरव्यूड, यानी इन्होंने अपने इंटरव्यू की सहमति नहीं दी। इट वॉज इज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। वो कहते हैं कि ये मेरा जो भय था, ये पता है किस चीज का भय था, ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड मतलब होता है ट्रीटेड एज सेलिब्रिटी, यानी वो नहीं चाहते थे कि उनको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाए, यानी अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। विच मेड हिम दस रिपेल
would be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph. वो कहता है यही वजह थी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुझे एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाए, इसीलिए मैंने अपने आप को रिपल मतलब होता है ड्राइव अवे, यानी अपने आप को दूर किया, पुश बैक यानी अपने आप को पीछे किया. किससे पीछे किया? अपने जान पहचान वाले लोगों से, यानी अपने आप को उसने दूर रखा, और जो लोग इंटरव्यू लेना चाहते थे इंटरव्यूवर्स उनसे, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ. अब ये परसिस्टेंट पिटिशनर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, ये बड़े जबरदस्त वाले फैन होते हैं, ये बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं, ये ठान लेते हैं जिस सेलिब्रिटी को ये फॉलो करते हैं ना, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक उनको उस सेलिब्रिटी का क्या ना मिल जाए, ऑटोग्राफ ना मिल जाए. मैं इन्हें जबरा फैन बोलता हूँ, जबरिया फैन. ठीक है, आजकल तो ऑटोग्राफ का नहीं, फोटोग्राफ, सेल्फीज का जमाना है, तो अपने सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी के लिए पीछे पड़ जाते हैं. एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस. वो कहते हैं कि बाद में मैंने अपनी सफलता की कहानियों को रिलेट किया, एसोसिएट किया और चुप करा दिया इन सभी लोगों को. साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट. बहुत ही संतुष्टि के साथ, बहुत ही आनंद के साथ ऐसे सभी लोगों को जो मेरे पीछे पड़े रहते थे, इनको मैंने चुप करा दिया. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. अब ये जो रुडियार्ड किपलिंग है, बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने जंगल बुक, मोगली वाली बुक लिखी थी. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कंडेमिनेटरी का मतलब होता है बच्चों, क्रिटिसाइजिंग या ब्लेमिंग, यानी बहुत ही आलोचनात्मक, बहुत ही दोषारोपित करने वाला एटीट्यूड, या कह सकते हो बहुत ही नकारात्मक नजरिया, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण रखते हैं किसके प्रति? एक साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के प्रति, एक इंटरव्यूअर के प्रति. फाइन, कैसे पता लगेगा? उनकी वाइफ बताती है. हिज वाइफ कैरोलाइन राइट्स इन हर डायरी. वो अपनी डायरी में लिखती है, क्या लिखती हैं? बात है 14 अक्टूबर 1892 की. दैट द डे वाज रेग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन. वो बताती हैं कि 14 अक्टूबर 1892, हमारा ये दिन, रेग का मतलब होता है स्पॉइल कर देना यानी डैमेज कर देना, हमारा ये दिन बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया. किसने? 2 रिपोर्टर्स ने, जो कहां से आए थे? बॉस्टन से. शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स. वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड रिपोर्टर से कहते हैं क्या? वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना करता हूं? बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंटरव्यू क्या है? इमोरल है. इमोरल मतलब इविल, बैड यानी अनैतिक है. इट इज अ क्राइम, मैं मानता हूं कि ये क्राइम है. जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्सन. ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना किसी व्यक्ति के प्रति कोई ऑफेंस यानी अपराध किया जाता है. ये एक असॉल्ट है, एक अटैक है, एक आक्रमण है. एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और ये अपने आप में मेरिट्स पनिशमेंट है. यानी मेरिट्स पनिशमेंट का मतलब है बीइंग पनिश्ड फॉर क्वालिटीज. ये रुडियार्ड किपलिंग है, ये कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू को पहली बात ये अनैतिक मानते हैं. ये कहते हैं कि ये अपने आप में क्राइम है, ये किसी व्यक्ति के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है, ये उसके ऊपर एक असॉल्ट यानी अटैक है. ठीक वैसा ही अटैक जैसे कि किसी व्यक्ति को उसके गुणों के लिए, उसकी क्वालिटीज के लिए उसे क्या मिल रही है? पनिशमेंट दी जा रही है, सजा दी जा रही है. इट इज कावर्डली. वो ये भी मानते हैं कि ये कावर्डली मतलब कायरतापूर्ण है, फियरफुल है, डरावना है. एंड वाइल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, अर्थात हॉरिबल है, यानी डरावना है, भयानक है. आगे कहते हैं वो, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट. वो कहते हैं ना तो कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के इंटरव्यू के लिए कहेगा कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, और ना ही वो अपना इंटरव्यू किसी को देगा. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain. अब यहां पे क्या देखिए, यहां पे आयरनी देखिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं किपलिंग, जो ये कह रहे हैं, ही इज द मैन, जो ये कह रहे हैं कि क्या, कि इंटरव्यू अपने आप में अनैतिक है, ये एक असॉल्ट है, ये क्राइम है, ये मेरिट पनिशमेंट है, ये कायरतापूर्ण है, या ये बहुत ही अनप्लेजेंट है. ठीक है, इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति ना तो किसी का इंटरव्यू लेगा, ना ही अपना इंटरव्यू देगा. लेकिन यही किपलिंग, इन्होंने ही क्या किया? हिमसेल्फ यानी स्वयं, परपिट्रेटेड मतलब होता है डिड, एक्टेड और कैरिड आउट, यानी इन्होंने खुद ऐसा इंटरव्यू किया, ऐसा असॉल्ट यानी अटैक किया. किसके ऊपर? मार्क ट्वेन के ऊपर. ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ वर्षों पहले ही ये इंटरव्यू इन्होंने लिया. H.G. Wells
अब जी यहाँ पे किपलिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, अब वो ओवर होता है। अब यहाँ पे आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, अब तक हमने वीएस नायपॉल का पढ़ा, उसके बाद हमने रुडयार्ड किपलिंग का पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं किसका, एचजी वेल्स का। इनके बारे में मैं बता दूं आपको, ये हमारी जो नॉवल थी जो कोर्स में थी 12th में, इतने वर्ष, द इनविजिबल मैन, ये उसके लेखक हैं, बहुत ही जबरदस्त नॉवल थी। अब वो नॉवल हट गई है और ये चैप्टर ऐड हुआ, अब इसमें भी आ गए हैं ये। एचजी वेल्स, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इनका क्या नजरिया था किसके प्रति, इंटरव्यू के प्रति। इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। एचजी वेल्स ने 1894 में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को, इंटरव्यूइंग को क्या कहा था उन्होंने, ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब होता है अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना अपने आप में बहुत ही अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही खराब सा अनुभव है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी एंड 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। अब इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को ऑर्डियल यानी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बताने के बावजूद स्वयं एचजी वेल्स ने अपनी लाइफ में कई बार फ्रीक्वेंट इंटरव्यू भी रहे, मतलब लाइफ में बहुत बार इंटरव्यू दिया, और 40 साल बाद 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टैलिन, और इन्होंने स्वयं को ये कठिन कार्य, ये अनप्लेजेंट कार्य करते हुए पाया, ये ऑर्डियल करते हुए पाया। जानते हो किस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया इन्होंने, जोसेफ स्टैलिन का। Joseph Stalin was a Russian leader. He was a revolutionary. तो जी ये तो था एचजी वेल्स का दृष्टिकोण। अब आते हैं सॉल बेलो। सॉल बेलो ही इज ऑल्सो एन ऑथर हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। वो कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू दिए जाने के लिए सेवरल ओकेजन पर कंसेंट दिया, यानी अपनी स्वीकृति दी, कभी मना नहीं किया। नेवरदलेस मैंने however यानी फिर भी once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। अब सॉल बेलो मानते हैं कि इंटरव्यू, अगर कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, तो एक तरीके से वो आपके विंड पाइप पे थंबप्रिंट बना रहा है। इसका ये मतलब है कि वो आपको चॉक कर रहा है और आपसे चाहता है कि वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप ना चाहते हुए भी उसका आंसर दे दीजिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप, एन एग्रेसिव invasion into the private views or answers being forced out of the person who is being interviewed। यानी जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे जबरदस्ती उसे फोर्स करना, क्या करने के लिए, अपने प्राइवेट व्यूज को भी डिस्क्लोज करने के लिए, रिवील करने के लिए। कुछ समझ आई बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप, समझ आई? अगर नहीं आई तो दोबारा समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप का ये अर्थ हुआ कि आपसे जो इंटरव्यूअर है वो एक तरीके से आपका गला पकड़ लिया उसने और गला दबा रहा है, और वो कह रहा है जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। मतलब है तो अपने आप में एक आर्ट, एक कला। आपने देखा होगा जब न्यूज चैनल्स में आप देखते हैं जब पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया जाता है तो किस तरीके से जो रिपोर्टर होता है या जर्नलिस्ट होता है, एंकर होता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन वन बाय वन स्ट्राइक करता है, वन आफ्टर द अनदर, और कई बार वो बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्लो में जिसका आंसर इंटरव्यूवी नहीं देना चाहता वो भी दे देता है। कुछ समझे? ओके। Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication। वो कहते हैं कि भले ही इसमें इतनी सारी कमियां हैं, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, इतनी सारी कमियों के बावजूद इंटरव्यू फिर भी एक सुप्रीम सर्विस देने वाला माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए, यानी संचार के लिए। तो बच्चों यहाँ ड्रॉबैक्स तो खत्म हो गए, ये फिर एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया जो आप ऐड कर सकते हो। जो हमने दो क्वेश्चन ऊपर देखे थे उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आप ये भी ऐड कर सकते हो। अभी आगे भी एक और आएगा, अलग राइटर उन्होंने कहा है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हमने जो भी ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, जो कमियां पढ़ी हैं, अलग अलग राइटर के अलग अलग थॉट थे। हमने वीएस नायपॉल के बारे में पढ़ा, जो ये कह रहे हैं कि डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इंसान। दूसरा हमने पढ़ा लेविस कैरल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के राइटर हैं, उन्होंने ये कहा कि हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर। फिर हमने पढ़ा रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जिन्होंने ये कहा कि ये एक असॉल्ट है, इमोरल है और किसी व्यक्ति के प्रति एक क्राइम है। एंड देन आफ्टर वी रेड अबाउट मिस्टर एचजी वेल्स जिन्होंने ये कहा कि इंटरव्यूइंग इज एन ऑर्डियल, मतलब अपने आप में एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टैलिन का। फिर हमने पढ़ा सॉल बेलो के बारे में जिन्होंने ये कहा
कि इंटरव्यू क्या है, इट्स अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, राइट। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे बच्चों, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद रखना चाहते हैं या इन सब के ऊपर जो अलग अलग शॉर्ट आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. अब वो ये पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम आज के समय की तुलना किसी भी अन्य समय से कर लें, these days, ये जो हमारा वर्तमान समय है, ठीक है, हमारे कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है समकालीन, मतलब जो हमारे सेलिब्रिटीज हमारे सामने जो आज हम जिन्हें देखते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रेरीज, पर्सन्स और थिंग्स लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। तो हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या फिल्म स्टार्स, इनका जो इंप्रेशन है हमारे ऊपर बहुत ही विविड पड़ता है, बहुत ही क्लियर पड़ता है, बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जानते हो कि इनके माध्यम से हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं? थ्रू इंटरव्यूज के माध्यम से हम इनके बारे में जानते हैं, इनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डेनिस ब्रायन, अब ये एक राइटर ऐसा मिला है जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हैज रिटन, उन्होंने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन। यानी आज हमारे पास वर्तमान में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम तक पहुंचती है कैसे? जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से क्या पूछता है? क्वेश्चंस पूछता है। जानते हो क्वेश्चंस किसके बिहाफ पे पूछ रहा होता है? ऑडियंस के बिहाफ पे। यानी हम अगर किसी स्पेसिफिक सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं तो हम उसका इंटरव्यू पढ़ेंगे या हम टीवी पे देखेंगे, तो जो क्वेश्चन कौन पूछता है? जर्नलिस्ट पूछता है, एक रिपोर्टर पूछता है, वो किसके बिहाफ पे पूछता है? वो ऑडियंस के बिहाफ पे पूछता है। कि वो ये कहता है ना, आपने सुना होगा, जैसे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपके फैंस ये जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारे कंटेम्प्रेरीज के बारे में, हमारे सेलिब्रिटीज के बारे में हम तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। कैसे? जब एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है दूसरे व्यक्ति से, अर्थात इंटरव्यू के दौरान जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी से क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम तक पहुंच जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसी वजह से जो इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, उसके पास एक अद्भुत ताकत होती है, एक अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है, और प्रभाव डालने की, इन्फ्लुएंस की क्षमता होती है। तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स गाइस। हमने जब व्हेन वी स्टार्टेड आवर लेसन देन वी हैव रेड सम पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल। कौन कौन से थे वो? हमने पढ़ा था कि 130 वर्षों में जो इंटरव्यू की इन्वेंशन हुई है उसमें इंटरव्यू ने एक कॉमन प्लेस प्राप्त कर लिया, जर्नलिज्म में एक बहुत ही यूजुअल स्थान बना लिया है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी सच प्राप्त करने का एक माध्यम है अपने हाईएस्ट फॉर्म में। एंड देन फिर हमने एंड में जो पॉइंट पढ़े हैं उनमें हमने ये पढ़ा कि एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, और हमारे कंटेम्प्रेरीज का हमारे ऊपर इंप्रेशन जो है वो किसके माध्यम से पड़ता है? इंटरव्यूज के माध्यम से पड़ता है। और हम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे कंटेम्प्रेरीज के बारे में पहुंचती है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है तब पहुंचती है। और इसी वजह से जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो अपने अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड पावर रखता है और एक इन्फ्लुएंस रखता है, एक प्रभाव रखता है। तो गाइज यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये पार्ट 1 यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की बनाऊंगा। अभी बहुत रात हो गई है, अब मुझे सोना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर हिट करना, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना, दूसरों से करवाना, शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग, आई ऑलवेज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।